हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवोदन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 24 है। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारतीय प्रायद्वीपीय पठार को देख रहे थे। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पठारों को पढ़ चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोगों ने मालवा का पठार, भौरात का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन में स्थित कुछ महत्वपूर्ण पठार जिसमें महाराष्ट्र का पठार, मैसूर का पठार, तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक का पठार के अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण पठारों को देखा था। दोस्तों, इस प्रायद्वीपीय पठार में ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी आती हैं, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी आती हैं। तो आज हम इस प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को देखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी यह भारत बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतों में से एक है। इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, एक प्राचीनतम और दूसरा बलित। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। दूसरा है बलित पर्वत। तो पहला तो है ये सबसे पुरानी। सबसे पुरानी का मतलब है कि जिस समय पूरा कैम्ब्रियन युग चल रहा था उस समय कुछ 2-4 पर्वत श्रेणियां ही थी। उन 2-4 पर्वत श्रेणियों में से एक थी अरावली पर्वत श्रेणी। दूसरा पॉइंट है, यह एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत को ही हम कहते हैं मोड़दार पर्वत। तो बलित पर्वत वो पर्वत होते हैं जिन पर्वतों का निर्माण बलन प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। देखिए, जब दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं, एक प्लेट जिसका वजन दूसरी प्लेट से अधिक होता है, ये हल्की प्लेट है। जब हल्की प्लेट रहेगी तो ये जब आपस में टकराएंगी, इसके बीच में जो सन्निधि भूसन्निधि जमा होगी, तो ये जब प्लेट हल्की है तो ये प्लेट जाएगी ऊपर और ये जो प्लेट बजनी है ये प्लेट जाएगी नीचे। तो जब ये प्लेट नीचे जाएगी और ये प्लेट ऊपर जाएगी तो इसके बीच में जो भून सन्निधि होगी, इसके वजह से यहाँ पर एक माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार के माउंटेन को हम कहते हैं मोड़दार या फिर बलित। जब हम हिमालय को पढ़ रहे थे, हिमालय का निर्माण को पढ़ रहे थे, तो उस समय भी हमने इस बलित पर्वत या फिर बलित किस तरह से इसका निर्माण होता है हिमालय का, उसको भी हमने देखा था। तो उसी प्रकार से अरावली पर्वत श्रेणी का भी निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरावली पर्वत पुरा कैम्ब्रियन युग में एक विशाल मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी। पुरा कैम्ब्रियन युग वह युग होता है जब कुछ ही पर्वत श्रेणी बनी हुई थी। पूरे विश्व में कुछ ही पर्वत श्रेणी बनी हुई थी, तब हिमालय जैसे श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ भी नहीं था। इसको आगे देखते हैं। जो हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत थी, इसका जो विस्तार था वह लगभग हिमालय से, ये हिमालय है, इसका जो निर्माण है वो लगभग हिमालय से, ये हिमालय है, इस हिमालय से इस तरह से इसका लक्षद्वीप तक इसका निर्माण विस्तार था। तो हम कह सकते हैं इसका जो विस्तार है वह लगभग हिमालय से लक्षद्वीप तक माना जाता है। अब ये आज है कि नहीं है इसको हम आगे देखेंगे अभी। किंतु दीर्घकालीन तक अपर्दन होने के कारण अब यह अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में शेष है, इसलिए अरावली को एक अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यह एक नया फिर क्वेश्चन आता है, अवशिष्ट पर्वत किस पर्वत को कहते हैं? तो भारत में अवशिष्ट पर्वत के रूप में एकमात्र पर्वत प्रसिद्ध है, वो है अरावली। अवशिष्ट क्यों कहते हैं? तो देखिए, दीर्घकालीन, जब यह इतना पुराना पर्वत है, दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो जब यह इतना पुराना पर्वत है तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? अपर्दन हुआ। अपर्दन मतलब होता है क्षय हो जाना, उसका टूटना फूटना हो जाना। तो अपर्दन होने के कारण अब यह एक अवशिष्ट का मतलब होता है बचा कुछा। अपशिष्ट मीन्स होता है कि जो शेष बचा हुई चीज है उसको कहते हैं अपशिष्ट के रूप में शेष है, इसलिए अरावली को एक अपशिष्ट पर्वत कहते हैं।
देखिए जो पर्वत होता है वो है भी एक आदमी की उम्र की तरह होता है। तो देखिए आज वर्तमान में अरावली की जो स्थिति है वो ऐसी हो गई है। अगर हम करोड़ों साल पहले जाएं तो अरावली की जो स्थिति होगी वो कुछ ऐसी होगी। कई सालों बाद ये स्थिति जब क्षय हुआ तो कुछ ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, और आज वर्तमान में जो स्थिति है वो ऐसी है। ये अपर्दन अपक्षय हुआ है। देखिए ये क्यों हुआ है, तो देखिए जब ये कई करोड़ों साल से इसकी जो स्थिति वो ऐसी है, तो देखिए कई फैक्टर होते हैं जिसके द्वारा इस पर्वत श्रेणियों का अपक्षय होता है। देखिए तेज तापमान होता है, टेम्परेचर। दूसरा है वर्षा की वजह से होता है। तीसरा है आंधी तूफान, और भी कई महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिन फैक्टर की वजह से इस अरावली पर्वत श्रृंखला या श्रेणी का अब एक अवशिष्ट के रूप में हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में स्थित मजनू का टीला। देखिए गुजरात के पालनपुर से इस दिल्ली में स्थित मजनू की टीला तक इसका विस्तार है, जहां इसकी ऊंचाई न्यूनतम हो जाती है और यह एक मैदान के रूप में विलीन हो जाता है। इसका जो विस्तार है वो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक है। और जो आज वर्तमान में जो दिल्ली है, जो दिल्ली बसा हुआ है, वह पहले अरावली पर्वत श्रेणी हुआ करती थी, लेकिन इतना पुराना होने के बाद वहां पर पूरा उसका अवशिष्ट के रूप में ना के बराबर रह गया है। इस वजह से वहां मैदानी रूप में हम अरावली पर्वत को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक महत्वपूर्ण है कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वह राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। तो वह राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? रायसीना पहाड़ी पर, जो कि अरावली पर्वत का एक भाग है। तो कह सकते हैं हम कि भारत का राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रेणियों के अवशिष्ट पहाड़ियों पर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरावली पर्वत के दक्षिण हिस्से, देखिए अरावली पर्वत एक काफी बड़ा पर्वत है। इस पर्वत के हम कई हिस्सों में इसको दूसरे नामों से बुलाते हैं। अगर हम इसके दक्षिणी एरिया में जाए, जहां पर उदयपुर जिले हैं, उन एरियो में हम इस पहाड़ी को कहते हैं जरगा। इसको कहते हैं हम जरगा पहाड़ी। तो जरगा पहाड़ी, कभी क्वेश्चन आता है कि जरगा पहाड़ी किन पहाड़ियों कहते हैं, तो अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित पहाड़ी को हम कहते हैं जरगा पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरावली पर्वत के उत्तरी हिस्से कौन सा हिस्सा है जो कि सबसे उत्तर में है? अभी हमने बताया मजनू का टीला तक इसका विस्तार माना जाता है। दिल्ली के पास इसको दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली रिज के नाम से, दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से कहां जाना जाता है? दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरावली पर्वत को अलवर के पास, अरावली पर्वत को अलवर के पास कहने का मतलब है मध्य में हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हर्षनाथ की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य भाग को कहते हैं हर्षनाथ की पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए इसको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। ये है अरावली, ये है मालवा का पठार। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम, देखिए ये उत्तर ये पश्चिम, तो मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में है अरावली, और अरावली के दक्षिण पूरब में है मालवा का पठार। एक दूसरे से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि मालवा पठार के उत्तर पूरब में है अरावली, और अरावली के दक्षिण पूरब में है मालवा का पठार।
तो एक दूसरे से हम कनेक्ट इसको कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी भौगोलिक स्थिति को हम चौहद्दी जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम एरिया में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है, माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। यह क्वेश्चन आता ही रहता है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या होता है? तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट वह एक दरार है, कह सकते हैं वह एक एरिया है समतल जो कि अरावली पर्वत को विंध्याचल पर्वत से अलग करता है। अरावली और विंध्याचल के बीच में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। यह है विंध्याचल, यह है विंध्याचल और यह है अरावली, और यह है उसका बीच का फॉल्ट। इसको कहते हैं हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बनास नदी अरावली पर्वत की पश्चिम से पूरब काटती हुई गुजरती है। अरावली को काटती हुई गुजरने वाली एकमात्र नदी है, उस नदी का नाम है बनास नदी। हम कह सकते हैं कि अरावली से निकलने वाली नदी बनास नदी है, जो कि पूरब की ओर फ्लो करती है। अरावली पर्वत श्रेणी से बनास नदी निकलती है, जो कि पूरब की ओर फ्लो करती है। दिलवाड़ा जगह, देखो दिलवाड़ा एक अरावली पर्वत श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध जैन के मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ पर दिलवाड़ा जो है वो प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। जैन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में स्थित 5 मंदिरों का यह एक 5 मंदिरों का एक समूह है, जो कि सिरोही जिले में माउंट आबू नगर पर स्थित है। माउंट आबू नगर पर स्थित यह एक जगह है जो कि दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह 5 मंदिरों का एक समूह है। तो जैन की प्रसिद्ध जगह राजस्थान में कहाँ पर है? दिलवाड़ा में। देखिए, माउंट आबू नगर पर है। माउंट आबू नगर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यहाँ की जो सागर तल से जो ऊंचाई है वो लगभग 1200 मीटर है। 1200 मीटर इसका समुद्र तल से ऊंचाई है। यहाँ की जो, अगर हम एरिया को देखें, इसका जो एटमॉस्फेयर देखें, वो राजस्थान के और एरियो की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है। कह सकते हैं कि राजस्थान का जो एरिया है वो बहुत ही गर्म रहता है, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन माउंट आबू शहर अगर आप जाएंगे, नगर जाएंगे, तो इसका जो एटमॉस्फेयर होगा वो राजस्थान के और एरियो से अलग होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर के जल विभाजक का काम करती है। देखिए, उत्तर में स्थित जितनी भी नदियां हैं वह नदी हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल विभाजक का काम अरावली पर्वत श्रेणी करती है। देखिए, ये अरावली है, ये देखिए, ये यमुना नदी, ये गंगा नदी, ये चंबल नदी, ये घाघरा नदी, ये गंडक नदी, ये कोसी नदी, यहाँ पर बेतवा नदी निकलते हैं। ये आपस में सब नदी मिलकर के एक गंगा का अपवाह तंत्र बनाती हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ से निकलने वाली नदी, सभी नदी, अरावली के नदी, सभी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अरावली उत्तर में स्थित सभी नदियों के जल विभाजक का काम करती हैं। तो अरावली के पूरब में बहने वाली जो नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदियां बनती हैं। अरावली के पश्चिम में बहने वाली सभी नदियां सिंधु की सहायक नदियां बनती हैं। तो यह एक जल विभाजक का काम करती है। अरावली पर्वत श्रेणी उत्तर के जल विभाजक का काम करती है। तो यह अरावली का एक अवशिष्ट भाग है, जो कि हमने अभी दिखाया था। यह अरावली का एक अवशिष्ट भाग है। देखिए, आप खुद देख रहे हैं, यह पर्वत एक बिल्कुल टूटे फूटे पर्वत की तरह है। इसी प्रकार से अरावली की रेंज पाई जाती है। पूरे राजस्थान में अरावली लगभग इसी तरह पाई जाती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला देखिए, विंध्याचल पर्वत जो माला है, देखिए ये है विंध्याचल पर्वत।
ये विंध्याचल पर्वत मध्य, इसका विस्तार जो है वो लगभग मध्य प्रदेश में है। देखिए ये है नर्मदा नदी, ये है मालवा का पठार, ये है सतपुड़ा, ये है तापी नदी। तो इसके बारे में आगे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार नर्मदा नदी भ्रंश, नर्मदा नदी भ्रंश के उत्तर में, अभी हमने बताया था कि नर्मदा नदी बहती है, पहले विंध्याचल है, देखिए विंध्याचल हो गया, फिर नर्मदा नदी हो गया, फिर सतपुड़ा हो गया, फिर तापी नदी होगी। तो नर्मदा नदी भ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है और यह आगे चल के उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है वह नर्मदा नदी के उत्तर में समानांतर है, पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत होती है और आगे उत्तर पूर्व में मुड़ जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, इसलिए हम कहते हैं इसको उत्तर पूर्व की ओर यह मुड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है वो लगभग पश्चिम से पूरब की ओर 1200 किलोमीटर इसका विस्तार है। इसकी शुरुआत पश्चिमी गुजरात से शुरू होकर के बनारस के गंगा नदी की घाटी तक इसका विस्तार माना जाता है। पश्चिमी गुजरात से बनारस, या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी एरिया तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विंध्याचल पर्वत को पूर्व में भांडेर व कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका जो पूरब की ओर हम जाते हैं तो एक है भांडेर या भाड़नेर और कैमूर पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। देखिए ये है विंध्याचल पर्वत, इसको पूरब में हम जाते हैं तो भांडेर और पूरब में जाते हैं तो कैमूर। ये यहाँ पर गंगा नदी है और यहाँ पर ये बनारस, तो हम कह सकते हैं कि बनारस की घाटियों में यह पहाड़ी गुम हो जाती है, पर बनारस की घाटी तक ये पहाड़ी मानी जाती है। तो ये पूरब में जाते ही भांडेर का पठार है या फिर भांडेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पहाड़ियाँ हैं। तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विंध्याचल पर्वत से ही गंगा नदी के क्रम को दक्षिण भारत की गंगा नदी के क्रम से अलग करती है। यह भी एक अरावली पर्वत की विशेषताओं में से एक रखती है। कैसे? अरावली पर्वत श्रेणी पूरब और पश्चिम की नदियों का बंटवारा करती है। पूरब की जितनी भी नदियां वो सब गंगा नदी में मिलती हैं, पश्चिम की जितनी नदियां वो सिंधु नदी में मिलती हैं। इसी तरह विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत से ही गंगा नदी के क्रम को दक्षिण भारत की नदियों के क्रम से अलग करती है। जितनी भी विंध्याचल के उत्तर हैं वो सभी नदी गंगा नदी की सहायक नदी हैं और जितनी भी नदियां विंध्याचल के दक्षिण में हैं वो सभी नदी दक्षिण की सहायक नदियां बनती हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में मालवा का पठार है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है। देखिए ये विंध्याचल पर्वत है, इसके उत्तर में मालवा का पठार है, इसके दक्षिण में सतपुड़ा व नर्मदा नदी बहती है। इसका जो विस्तार है वह उत्तर में मालवा का पठार व दक्षिण में सतपुड़ा कह सकते हैं, हम नर्मदा नदी कह सकते हैं। ये देखिए विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत के पूरब में भांडेर और कैमूर पहाड़ी है, इसका जो विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत की प्रमुख श्रेणियों में से एक है। यह भारत के मध्य में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जो कि देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में स्थित है। नर्मदा नदी तापी नदी के बीच में स्थित जो है उसको कहते हैं हम सतपुड़ा। तो ये हो गया नर्मदा नदी, ये हो गया तापी नदी, ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी। तो दो नदियों के बीच में स्थित एक पर्वत श्रेणी है जिसको कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक्चुअल में इस पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वह दो नदियों के भ्रंशों के कारण हुआ है। भारत में तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि भ्रंश में बहती हैं। पहली है नर्मदा नदी,
दूसरी है तापी नदी और तीसरी है दामोदर नदी, जो कि हुगली नदी की सहायक नदी आगे चलकर बनती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो नर्मदा नदी और तापी नदी ये महत्वपूर्ण भ्रंश में बहने वाली नदियां हैं। देखिए छोटे में एक क्वेश्चन पूछा करते थे, जब छोटे थे तो क्वेश्चन पूछा करते थे कि इस लाइन को बिना इरेजर के छोटा कैसे कर सकते हैं, इस लाइन को बिना इरेजर से छोटा कैसे कर सकते हैं। तो वो इसका आंसर हुआ करता था कि बगल में एक बड़ी लाइन अगर हम खींच दें तो ये लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। इसी तरह से इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो कुछ ऐसे ही हुआ है। ये प्लेन एरिया हो गया। अगर इस प्लेन एरिया में कुछ उभार वाली जगह आ जाती है तो उसको हम कह देते हैं पठार या पहाड़। इस प्लेन एरिया में कोई उठी हुई चीज़ होती तो उसको हम पठार पहाड़ कहते हैं। ठीक, इसी तरह से अगर दूसरे उसमें देखें कि अगर यह जगह और यह जगह अगर ये नीचे चले जाती है तो इसको हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसी तरह से निर्माण हुआ है इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वो 2 भ्रंश के बीच में हुआ है। तो देखिए इसी से रिलेटिव है दूसरा पॉइंट। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत वो पर्वत जो कि 2 भ्रंशों के बीच में स्थित होता है, 2 भ्रंशों के बीच में स्थित होता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत, जो 2 भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार 900 किलोमीटर लंबा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो लगभग 900 किलोमीटर इसका विस्तार माना जाता है पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर राजपीपला, महादेव पर पहाड़ी व मैकाल श्रेणी के बीच पूरब से छोटा नागपुर के पठार तक पाया जाता है। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो पश्चिम से शुरू होता है। तो यह 3 महत्वपूर्ण पहाड़ी या श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है राजपीपला, फिर है महादेव व लास्ट है मैकाल पर्वत श्रेणी। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणियों के रूप में यह प्रसिद्ध है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब इन तीनों श्रेणियों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इस सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी की जो प्रमुख चोटी है वह है महादेव पहाड़ी में पाई जाती है। महादेव पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की दूसरी व मध्य में स्थित पहाड़ी है। सतपुड़ा की दूसरी व मध्य में स्थित पहाड़ी है, उसको हम कहते हैं महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पर ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी वह महादेव पहाड़ी पर पाई जाती है, उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ किसके पास है? पचमढ़ी के पास है। पचमढ़ी के पास धूपगढ़ नामक चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सतपुड़ा के मध्य में स्थित महादेव पहाड़ी पर पाई जाती है। यह एक पॉइंट से कई क्वेश्चन निकल रहे हैं। देखिए महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ है, किसके निकट है? पचमढ़ी के। यह सबसे ऊंची चोटी किसकी है? सतपुड़ा की। सबसे ऊंची चोटी किसकी है? मध्य प्रदेश की। तो इसको आपको ध्यान रखना है। पचमढ़ी एक स्वास्थ्यवर्धक जगह है। मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक जगहों में से एक है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक जगह में से एक है पचमढ़ी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी मैकाल पर्वत श्रेणी पर अमरकंटक स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे पूरब में देखिए ये है राजपीपला, ये है महादेव और ये है मैकाल। तो राजपीपला सबसे पश्चिम में है, मध्य में है महादेव, फिर है मैकाल। तो मैकाल देखो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी मैकाल
पर्वत श्रेणी पर एक चोटी स्थित है जिसको हम कहते हैं अमरकंटक। अमरकंटक इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी और अमरकंटक से ही निकलती है सोन नदी। तो अमरकंटक से जब नर्मदा नदी निकलती है तो इसका जो बहाव है वह पश्चिम की ओर होता है, और जो सोन नदी है उसका जो बहाव होता है वह, ये नर्मदा नदी फ्लो करती है पश्चिम की ओर और सोन नदी करती है पूरब उत्तर की ओर। तो सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी पर अमरकंटक चोटी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक से ही निकलती है। ये अभी हमने बताया कि अमरकंटक से ही सोन नदी नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई जबलपुर के भेड़ा घाट में संगमरमर के पत्थर जो है वो भेड़ा घाट में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, पर गिरती हुई विश्व प्रसिद्ध धुएं जैसी झरना बनाती है। इस धुएं जैसी झरना के बनने से ही यहाँ के इस जलप्रपात को हम कहते हैं धुआंधार जलप्रपात, कहते हैं हम धुआंधार जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पर ही भारत का एक प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम ही धुआंधार है। देखिए ये है धुआंधार जलप्रपात का एक फोटो कि इस तरह से धुआंधार जलप्रपात पाया जाता है, इस तरह से यह पाया जाता है। देखिए ये नर्मदा नदी जो आती है, ये नर्मदा नदी आती है जो है, ये है जबलपुर, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये यहाँ लगभग जबलपुर पड़ता है और यहाँ पड़ता है आपका धुआंधार जलप्रपात। जो भेड़ा घाट में स्थित है। तो भारत का व मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जलप्रपात है। विश्व प्रसिद्ध धुएं जैसा झरना बनाती है, इसी कारण इस झरने को धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां, जिसके अंतर्गत अरावली श्रेणी आती है जो कि विश्व की प्राचीनतम अवशिष्ट श्रेणी है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि उत्तर से दक्षिण जल विभाजक का काम करती है। इसके अलावा हमने सतपुड़ा को देखा है जो कि भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वतों में से एक है। तो दोस्तों आने वाले क्लासेस में हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पाई जाने वाली दो महत्वपूर्ण और श्रेणियां जो हैं उसको हम देखेंगे। और दोस्तों हम लोग जो पढ़ते हैं तो जो हम स्लाइड्स बनाते हैं, इन स्लाइड्स को हम PDF के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में अब डालने वाले हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से एक एक PDF को निकाल के पढ़ सकते हैं, व एक एक जो ये PDF है उसको आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद।